हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? आपका स्वागत है जीनियस क्लास से। बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज का टॉपिक क्लास 10th केमिस्ट्री चलने वाले हैं। जो कुछ वीडियो चल चुका है देख लियो जा करके, है ना? तो समझेंगे यहाँ से। आज का जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या बोलेंगे? समीकरण। बुआ जी यहाँ से ध्यान से हेलो समझेगा। अब बात जानना ये जरूरी है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये जो टॉपिक है तो इसमें जानो कि रासायनिक क्या होता है, फिर जाना अभिक्रिया क्या होता है और समीकरण क्या होता है। सबसे बड़ी बात, इसको ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये इसको हेडिंग कहते हैं। हेडिंग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेडिंग। और हेडिंग का मतलब होता है जैसे सारांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सारांश। क्या बोलते हैं इसको? सारांश। सारांश 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 क्या बोलते हैं इसको? सारांश। क्या बोलते हैं? सारांश। बुआ जी जानते हो ना कि सारांश का मतलब क्या होता है? सारांश का मतलब होता है सारा अंश। सारा का मतलब पूरा और अंश मतलब पूरी टुकड़ा होता छोटा छोटा। यानी चैप्टर में जो भी पढ़ना है इसके बारे में सभी का निचोड़ एक हेडिंग के रूप में दर्शाया जाता है। और उससे हमें ये बात पता चल पाती है कि आज का जो टॉपिक जो भी पढ़ना है वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ना है। इसीलिए इसका ये जो देख रहे हो ना रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर का टोटल निचोड़ का एक हेडिंग बनाया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यानी जितने भी चैप्टर में पढ़ना होगा सबका अंश इसमें छुपा हुआ है, इसलिए इसको हेडिंग बोलते हैं और हेडिंग का अर्थ होता है सारांश। अब जानना ये जरूरी है कि रासायनिक क्या कहलाता है। तो मैं बता चुका हूं कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। बताए थे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का संगठन, पदार्थों का संरचना एवं गुणों में हुए परिवर्तन के कारण पुनः अपने अवस्था में लौट करके नहीं आता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो बात समझ में आया? रसायन विज्ञान का देखो हेडिंग लिख सकते हैं हमें, रासायनिक या रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, चूंकि तुम विज्ञान पढ़ रहे हो तो जानना जरूरी है कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो जानते हो कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या? जिसके अंतर्गत पदार्थों का क्या? पदार्थों का क्लिक करो, पदार्थों का संगठन। क्लियर देखेंगे यहाँ से। कहता विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किस पदार्थों का क्या? पदार्थों का संगठन क्या? संगठन कौमा पदार्थों का संरचना एवं गुणों में क्या? गुणों में हुए परिवर्तन के पश्चात अपने अवस्था में नहीं लौटता उसे क्या कहते हो? रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि दूध से क्या बनना? दूध से क्या? दही बनना। दूध से दही का बनना। बुआ जी जानते हो क्या? ये जानते हो कि क्या होता है कि दूध से दही बनना, कपड़े का जलना, ये पूर्णतः अपनी एक अवस्था में बदलता है तो अपनी अवस्था में नहीं आ पाता। इसके वजह से इसको क्या कहते हो? रसायन विज्ञान कहते हैं। कोई भी चीज ऐसा लेते हैं, क्या दूध है, अगर जो दही में बदल गया तो दही से दूध बनेगा? नहीं बनेगा। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है। आप घी ले लो, घी भी उसी का एक पार्ट होता है। अरे घी से तू कहीं चिकना बन जीते, बताइए संभव है? नहीं संभव है। अब मान लीजिए कपड़ा को फाड़ दो, उसको कहो कि साट देते हैं, पेड़ से पत्ते गिर गया उसको पत्ते को जोड़ देंगे, ये सारे क्रियाएं नहीं होगा। ये नहीं होगा तो ये इसको बोलते हैं रासायनिक। यानी वैसे चीजें जो एक बार बदल जाए और अपनी अवस्था में नहीं लौट पाएगा वो क्या होगा? रासायनिक।
अब जान देखो रासायनिक कंडीशन को सीख गए, अब समझना है अभिक्रिया। क्या? अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में रिएक्शन कहते हो। क्या कहते हो? रिएक्शन कहते हो। अब जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या? रासायनिक। दूसरी टॉपिक की बात की जाए तो तुम कह सकते हो रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हो? तो समझना रासायनिक अभिक्रिया, रसायन तुम जान गया। अब जो अभिक्रिया होता है, जो रिएक्शन होगा, कोई एक या एक से अधिक वस्तुओं में रिएक्शन करता है। जरूरी है दो वस्तु को होगा तभी वो रिएक्शन करेगा, दो को रहेगा रिएक्शन कर सकता है। एक कले ऑलरेडी तो हमें कले है ही, तो हम कगरा साथ क्या रिएक्शन करेंगे। कहने का मतलब बात समझना कि एक पदार्थ दो कोई दूसरे पदार्थ, एक पदार्थ या कोई दूसरे पदार्थ में आपस में, एक पदार्थ या दूसरे पदार्थ को आपस में अंतःक्रिया करने के फलस्वरूप, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से आपस में अंतःक्रिया करने के फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनाता है, उससे क्या कहते हो? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलो हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं इस चीज को, समझिएगा। कहता एक पदार्थ, क्या? एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से, क्या? पदार्थ से आपस में, क्या? आपस में अंतःक्रिया करता है। अंतःक्रिया करता है, अंतःक्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप या जिसके पश्चात, जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ बनता है। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे तुम जानते हो, पहला एग्जांपल जान लो कि हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। क्या करता है? अंतःक्रिया करता है। हाइड्रोजन एक अलग पदार्थ है या ये ऑक्सीजन एक अलग पदार्थ है, ये दोनों आपस में अंतःक्रिया करता है और अंतःक्रिया करने के फलस्वरूप तुम्हारा जल का एक अणु बन जाता है। क्या बन जाता है? जल का एक अणु बन जाता है और यही क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। बात मानते हैं को लिखते हैं मैग्नीशियम, और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हो तो ये श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो एक अलग पदार्थ था, एक अलग पदार्थ है। ये दोनों आपस में क्या किया? अंतःक्रिया किया। अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक नए पदार्थ बनाया। ये ऐसी प्रक्रिया या ऐसी इस प्रकार की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यहां तक बात समझ में आया? अब देखो हम समझ चुके कि रासायनिक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अब सीखना है समीकरण। क्या? समीकरण। तो चूंकि समीकरण जानने से पहले आपको उत्पाद, प्रतिफल या अभिकारक को सीखना जरूरी होगा। अब जानना जरूरी होगा कि उत्पाद किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल किसे कहते हैं। क्या अब सीखेंगे? अब जरूरी, अब तो समझेगा। हमने अभी क्या कंडीशंस को समझे थे, क्या कि ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो मैंने बता दिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अब जानना जरूरी था क्योंकि मेरा हेडिंग था क्या? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो मैंने तो रासायनिक सीख लिया, अभिक्रिया सीख लिया, फिर रासायनिक अभिक्रिया सीख लिए। अब जाना है कि समीकरण किसे कहेंगे। ये समीकरण क्या होता है? क्या? समीकरण। बुआ जी आप जानते हो कि समीकरण जानने के लिए हमको दो चीजों की आवश्यकता होगी, दो चीज को जानना जरूरी होगा। ये पहला क्या जानना होगा? अभिकारक। क्या? अभिकारक। और उसके बाद दूसरा जो जानना होगा उत्पाद या इसी को बुआ जी प्रतिफल बोला जाता है। उत्पाद या प्रतिफल बोला जाता है। अब सीखेंगे कि उत्पाद या अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक देखिएगा, अभिकारक किसे कहेंगे तो समझिएगा। अभिक्रिया में भाग लेने वाले
पदार्थ या अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अभिकारक। यानी जो भी तत्व होगा जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट होगा, जो अभिक्रिया में भाग लेगा, वो अभिकारक कहलाएगा। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनने वाले पदार्थ होते हैं वो प्रतिफल या उत्पाद कहलाते हैं। अभिक्रिया में जो भाग लिया अभिकारक, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनने वाला पदार्थ हुआ वह प्रतिफल हो गया। देखेंगे अब कहेगा कैसे, तो हम लिखेंगे, आप लोग भी साथ साथ कॉपी पेन लेकर के लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो सके तो वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर रहेगा। ठीक है, तो समझना है कि अभिकारक क्या होगा। तो कहता है अभिक्रिया, क्या? अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या पदार्थ, अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक कहा जाता है। या अब बात आती है दूसरा कंडीशन समझने। अभिकारक तो ऑलरेडी हम सीख चुके, अब समझना है उत्पाद या प्रतिफल। उत्पाद या प्रतिफल। अब सीखेंगे उत्पाद या प्रतिफल क्या करता है। तो कहता अभिक्रिया, क्या? अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहा जाता है। जैसा कि आप इसको समीकरण के माध्यम से समझेंगे कि क्या होता है। जैसा कि अभी जो समीकरण लिया उसी से समझ लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बुक में समीकरण भी दिए होंगे, आप उससे पढ़ करके भी समझ सकते हो। फिलहाल यहाँ से समझते हैं। जैसा कि मैग्नीशियम, आप मैग्नीशियम का फीता लिया और इस मैग्नीशियम को फीता को ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप क्या किए? इसे जला दिए। अब जलाए तो श्वेत ज्वाला के साथ में ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये कैसा बना? श्वेत अपक्षेप बनता है। श्वेत अपक्षेप बनता है। अब बात जैसे अब इसमें जानना ये है, अगर जो आपसे पूछा जाए कि इसमें अभिकारक क्या होगा, उत्पाद क्या होगा, देखना जरूरी है। देखो हमने पढ़ा क्या अभिकारक किसे कहते हैं, वो क्या जाने। कहता अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। देखो ये अभिक्रिया में भाग लेने वाला, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। ये दो ऐसे तत्व जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है, इसलिए इस सभी पदार्थों को अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे? इस सबको अभिकारक। तो आप कह सकते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है। क्या कहेंगे? अभिकारक। और हमने देखिए उत्पाद की क्या कंडीशन बताया कि उत्पाद या प्रतिफल किसको बताया? अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ। क्या? अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहा जाता है। मतलब ये पदार्थ और ये जो अभिकारक है, ये दोनों आपस में संयोग करके अंतः क्रिया करके जो नया पदार्थ देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनाया है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। इसी को प्रतिफल भी कहोगे। समझ रहा है बातें? तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ उत्पाद या प्रतिफल कहलाता। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहा है कि नहीं? ये दोनों आपस में अभिक्रिया किया, अभिक्रिया करके क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो क्या हो गया? उत्पाद या प्रतिफल हो गया। बुक में है भी तो देख सकते हो। चलो ठीक है, आगे समझते हैं फिर। अब जैसे कि इसमें देखना है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो ये दोनों अंतःअभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो आप ये बता सकते हो कि ये कौन अभिकारक है, इसमें है कौन प्रतिफल होगा। आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। जोर बच्चे नहीं, जल्दी से वोट देना है। हम बता रहे हैं पूरी तरह से, ठीक है। तो अब अगर जो देख पाते हैं कि जैसा भी है, अगर जो आपको सही लगेगा कि आपको कौन अभिकारक और प्रतिफल चयनित करने के लिए सीखोगे, तो आप जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कि ये कौन सा अभिकारक होगा ये दोनों समीकरण में
और जल्दी बताइएगा कि कौन सही है और कितने बच्चे हम देखे हैं, कितना बच्चा समझ पा रहा है या कितना बच्चे नहीं समझ पा रहा है। एक बात और, इस चैनल को जरूरी से सब्सक्राइब और लाइक करके शेयर करना अगर जो अच्छा लगता है तो, और अच्छा लगता है वीडियो तो कमेंट करके बताइए कि थोड़ा ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम है उसका भी कमेंट कीजिए ताकि मैं उस वीडियो को और बेहतरीन से कर पाऊं। अगर जो आपकी ऐसा स्थिति रहा, कुछ त्रुटि को हमको निकाला गया, तो हम हो सकता है उस वीडियो को और बेहतरीन करने की कोशिश में रहे। सो गाइस, आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा आप यहाँ चीज़ों को समझे और समझने के उपरांत जो आपको दिक्कत तकलीफें लगे उसको कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिए ताकि मैं उस चीज़ को सुधार कर पाऊंगा। तो हम चलो बता देते हैं कि अभिकारक कौन होता है। तो चूंकि जानते हो कि अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक की वो ये सारे हाइड्रोजन और क्लोरीन को क्या कहोगे, अभिकारक कहोगे। क्या कहोगे, अभिकारक। यानी हमने बताया था कि एक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला तत्व होता है, जैसे देखो हाइड्रोजन क्लोरीन अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व है, तो ये क्या हो जाएगा, अभिकारक। तो इसको लिख देंगे अभिकारक। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ होगा वो क्या होगा, प्रतिफल या उत्पाद हो गया। ये 2HCl देख रहे हो, इसको क्या बोलोगे, प्रतिफल या उत्पाद। जैसा कि जिंक में देख रो और हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या क्या अभिक्रिया किया, तो जिंक सल्फेट बनाया और क्या बनाया, हाइड्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाया। तो ये अभी क्या हो गया, उत्पाद हो गया। क्या हो गया, उत्पाद। और ये क्या हो गया, अभिकारक। चलो ठीक है, समझ रहा ना, अभिकारक। जल्दी इसको क्लियर कर लो। चलो देखते हैं बुआ जी, अभी इसके कंडीशंस को देखें क्या, कि अभिकारक और उत्पाद को हम लोग देखे, चेक करिए कि कौन सा क्या है, उत्पाद है या कौन सा प्रतिफल है, या अभिकारक क्या क्या है। ये सारे चीज को हमने देखा। और जस्ट लाइक मैं अब देखना ये चाहूंगा, बताना समझेगा कि अब एक क्रियाकलाप की कंडीशन जैसा ज्यादातर कोई इसको एक्सप्लेन नहीं करता, नहीं तो बताता नहीं है, लेकिन एक बार एक्सप्लेन करके मैं देखता हूँ, या देखेंगे कि उसमें हाइड्रोजन गैस कैसे बनती है। तो कहता है कोई एक प्रणाली, जैसे ये कोई प्रणाली है और इससे यहाँ देखते हो ये कॉर्क लगा हुआ। कॉर्क मतलब जो होता है कि कड़ा हुआ, जो ढका हुआ होना चाहिए, जस्ट लाइक निडिल, सुई वाला जो रहता है नहीं, कितना हार्ड वाला रहता है आगे, जिससे सुई ऊपर की ओर लबड़ की बनी हुई है, तो वो उसी तरह का यहाँ कॉर्क लगाई जाती है। और ये देखो एक नली के रूप से इसमें डाला गया है, ठीक है। अब पहले इसमें क्या होता है, एक प्रणाली लेना होता है और प्रणाली में जिंक डालो। क्या डालना होता है, जिंक। जिंक के टुकड़ा, जो सफेद मार्केटिंग में मिलता है या ना मिलता है बात की बात है, लेकिन ये जिंक का टुकड़ा लेना होता है। क्या लेंगे, जिंक का टुकड़ा। जिंक का टुकड़ा देखो, ये जिंक है और ये कोई प्रणाली ले लिए, उसमें क्या डाल दिए, जिंक का टुकड़ा, और उसके साथ में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिए। क्या, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जिंक का टुकड़ा जेडेन जो है, जेडेन होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को डालते हैं। मतलब एक कटोरी समझो, प्रणाली मतलब शीशा की गिलास होता है और उसमें सारी व्यवस्था लगी होती है। जैसा कि उसमें क्या डालोगे, आज जो हमको टॉपिक जो सीख रहे हो ना गैस बनाने के लिए, वो हाइड्रोजन गैस कैसे बनती है, तो बहुत तरह की है बनता है। सो आसपास कंडीशन से हम देखेंगे कि कैसे बनता है ना। तो एक प्रणाली लेंगे और उसमें जिंक का टुकड़ा डालते हैं। जब जिंक का उसमें टुकड़ा डालते हो तो उसमें या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दो। क्या डाल दो, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दो। दोनों में से कोई भी डालोगे तो तुमको बनता क्या है, जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस बनती है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है, जैसे जिंक और क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में जब मिलता है तो ये दोनों बहुत हीट भी होता है ये, और ये जब अभिक्रिया करता है तो जिंक का टुकड़ा धीरे धीरे उसकी वो घटते जाता है और बुलबुले के टाइप में ये क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस इस माध्यम से ऊपर निकलता है। तो हाइड्रोजन गैस, तुम एक चीज रिएक्शन दिमाग में रखना, एग्जामिनर कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि तनु जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। कौन बनाता, क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, और अपक्षेप के रूप में जिंक क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस बनाता है और अपक्षेप के रूप में जिंक क्लोराइड बचता है। तो हाइड्रोजन गैस कैसे बनता है, तो जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को एक प्रणाली में डालते हैं। जैसा कि तुम देख रहे हो पिक्चर के अकॉर्डिंग, ये दानेदार जो है ना जिंक क्लोराइड जिंक होता है
और जिंक में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस माध्यम से डाला गया। ये दोनों अभिक्रिया करता तो बुलबुले टाप से ऊपर निकलता है और जिंक धीरे धीरे वो क्या होगा, घटते चलेगा, उसकी आयतन कमते जाता है और बुल्ले बुल्ले टाप में जो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए बात समझ रहा है कि अगर जिंक की जरूरत पड़ती है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता पड़ती है, ये दोनों आपस में जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब कहता है यहाँ से एक बात और, ये अभिक्रिया भी ध्यान में रखिएगा, कहता है बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र ध्यान में रखेगा, पूछता है एग्जाम में। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्या बोलते हैं वो, CaO। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaO। इसको क्या कहते हैं, जल के साथ मिलाया जाता है। किसके साथ मिलाया जाता है, जल के साथ मिलाया जाता है तो बुझा हुआ चूना CaOS सफिक्स 2 बनता है, CaOS सफिक्स 2 बनता है। इसको सफिक्स 2 बोलेंगे, OH सफिक्स 2, CaOH सफिक्स 2, CaOH सफिक्स 2। तो ये बुझा हुआ चूना के बिना बुझा हुआ चूना, ये बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO हो गया और बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH सफिक्स 2 बनता है। और कैसे CaOH सफिक्स 2 बनता है, तो कोई बिना बुझा हुआ चूना को किसके साथ, अब जल में मिलाया जाता है तो जल में मिलाने के उपरांत बुझा हुआ चूना बनता है जिसको CaOH सफिक्स 2 कहते हो। ये क्या करते हो, CaOH सफिक्स 2, इसी को घर को पोतने उतने में काम में लाता है और अत्यधिक उष्मा ऊर्जा को क्या करता है, प्रदान उत्पन्न करता है, बनाता है। जैसा कि तुम देखो अभी हमने 3 कंडीशंस को क्लियर अभी तक में किया। क्या किया, पहले तो रसायन विज्ञान को देखे, उसके बाद अभिक्रिया के कंडीशन देखे, रासायनिक अभिक्रिया को देखे। अब बात आती है समीकरण को, तो समीकरण किसे कहेंगे, तो समझना ध्यान से देखिएगा कि समीकरण किसे कहते हैं। कहता है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं, तब उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे बुआ जी आप देखते हो कि जैसे मैग्नीशियम था तो यहाँ ये अभिकारक है कि उत्पाद है, अभिकारक, और ये उत्पाद, ये अभिकारक और एक उत्पाद। तो कहा क्या, रासायनिक समीकरण में देखिएगा कहता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्रों को उपयोग करते हैं। यानी यहाँ रासायनिक सूत्र, जैसे मैग्नीशियम एक रासायनिक सूत्र है, यहाँ हिंदी में मैग्नीशियम लिख देते हैं और ऑक्सीजन लिख देते हैं और कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलता है तो मैग्नीशियम ये जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो हिंदी में अगर जो लिखता है ना तो समीकरण नहीं कहलाता, लेकिन उसके सूत्र का प्रयोग किए इस मेथड में अगर जो लिखते हैं तो इसको समीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, समीकरण। बात समझ में आया क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक में, जल्दी इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जल्दी इस देखेगा मैग्नीशियम। यहाँ कोई दिक्कत, हेलो गाइस, हम लोग जो भी कंडीशन सीखे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीख चुके थे क्या कि रासायनिक समीकरण सीख लिए थे और अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया सीख लिए थे। बहुत सारे अन्य जो भी जो बचे इस सारी चीजों को नहीं पढ़े हो, जाकर के लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें जाकर के देख सकते हो। आगे की टॉपिक है, आज हमको सीखना है संतुलित रासायनिक समीकरण। जानना जरूरी है कि रासायनिक समीकरण तुम ऑलरेडी सीख चुके हो। बात आया उसके पहले एक वर्ड आया संतुलित। संतुलित का मतलब बराबर, क्या बराबर, संतुलित का मतलब क्या होगा, बराबर। संतुलित का मतलब बराबर होता है। और समझना, जैसे कहने बराबर क्या, रासायनिक समीकरण तो सीख चुका, अब रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं ये जानना जरूरी था। तो चूंकि तुम सीख चुके हो कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो रासायनिक समीकरण में बोले ना कि उत्पाद और प्रतिफल, उत्पाद या अभिकारक और उत्पाद में जो लिखा हुआ ये सूत्र जो लिखा होता है, शब्द सूत्र जो लिखा हुआ होता है उसका समीकरण कहते हैं। तो अब उसको बैलेंस करना ही या उसको बराबर करना ही क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसा कि डिफरेंशियल से अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं, कहता वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें क्या, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होता है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं।
कहता है कि वैसा रासायनिक समीकरण, तो एक रासायनिक देखो यहाँ लिखा गया है, समीकरण लिखे हैं, तो कहता है कि वैसा रासायनिक समीकरण, तो एक समीकरण ले लिए, ठीक है। कहता है जिसमें यानी इसमें, जिसमें अभिकारक, तो अभिकारक ये वाला अभिकारक होगा, जो भाग लेता है अभिकारक कहलाता है, बनने वाला अभी क्या होता है, उत्पाद होता है। तो देखो ये अभिकारक हो गया। तो कहता है अभिकारक और उत्पाद में विभिन्न तत्व के परमाणु, अभिकारक और उत्पाद में विभिन्न तत्व के परमाणु, विभिन्न तत्व मतलब कौन तत्व है, देखिए Fe है एक तत्व है जिसको लोहा बोलते हो, जल एक प्रकार के पदार्थ या तत्व है तो ये इसको बोलते हो एक तरह का अलग पदार्थ है, Fe है यहाँ भी है, हाइड्रोजन एक अलग पदार्थ है। तो बोला क्या कि अभिकारक और उत्पाद में विभिन्न तत्व, तो अभिकारक उत्पाद में विभिन्न तत्व, तत्व में Fe H2O FeO और H2 ये सारे तत्व हैं। तो बोला अभिकारक और तत्वों में विभिन्न तत्वों के परमाणु, तो परमाणु कहने का मतलब Fe के 3 परमाणु, कितना 3 परमाणु, जैसे कि आनी बोला, तो यहाँ भी देखो लोहा 3 गो है, यहाँ भी लोहा 3 गो है, 3 गो लोहा है, यानी बोल सकते हो यहाँ 3 Fe है, तो यहाँ भी देखो 3 Fe है, यानी इसकी परमाणु की संख्या बराबर है, एक चीज तो बराबर हुआ, बराबर होगा तो टोटल अगर जो बराबर है दोनों में, उत्पाद और अभिकारक में दोनों बराबर हो जाएगा तो संतुलित रासायनिक समीकरण है, और अगर जो नहीं होता तो संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, उसको बनाना पड़ता है। तो देखिए जैसे में 3 Fe है तो 3 Fe आ गया। अब बात जानना, देखो ये 4 गो हाइड्रोजन परमाणु, तो 4 एकराम भी H2O में ही 4 गुना है, तो 4 ऑक्सीजन हो गया, कितना ऑक्सीजन हो गया 4, और हाइड्रोजन परमाणु कितना होगा 8 गो। तो ये क्रम पे जैसे कि यहाँ देखो अगर जो ऐसे घेर देते हो तो एक चीज पता चल के आता है, एक दोनों में गुना है 4, है कि नहीं। तो इससे इसी तरह से इसको समझना है कि देखो 4 जो है 4 दूना 8 को हाइड्रोजन हो गया इसमें, और 4 गो ऑक्सीजन। तो अभिकारक में इसको बोलते हैं पहले अभिकारक, लोहा में 3 परमाणु, अभिकारक साइड में लोहा में 3 परमाणु और ऑक्सीजन में 4 गो और हाइड्रोजन में 8 गो। अब उत्पाद में भी ये कंडीशन देखते हैं कि इधर भी सेम कंडीशन आता है, तो देखेंगे Fe क्या गो है, इधर 3 गो है, और चूंकि बोले थे कि 4 ऑक्सीजन इधर में है तो 4 ऑक्सीजन देखिए तो इधर होता है प्लस, अब देखो तो 4 दूने 8 हाइड्रोजन, तो 4 दूने 8 हाइड्रोजन, यानी परमाणुओं की संख्या दो अभिकारक और उत्पाद में दोनों तरह सेम है। तो दोनों देने अगर जो परमाणु की संख्या दोनों तरफ सेम आ जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण बात समझ में आया कि किसे कहते हैं, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में विभिन्न तत्व का परमाणु संख्या बराबर होता है, तो वह संतुलित समीकरण कहलाता है। जैसा कि देखो ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, ये दोनों में विभिन्न तत्व मतलब Fe और H2O और FeO ये सब तत्व है, और इस तत्व का परमाणु 3 है। देखिए लोहा का 3 परमाणु, हाइड्रोजन का 8 परमाणु, ऑक्सीजन का 4 परमाणु। अब ये साइड भी देखना है कि लोहा का 3 परमाणु Fe का है कि नहीं, फेरस जिसको बोला जाता है, Fe का 3 परमाणु है और ऑक्सीजन का 4 गो है और हाइड्रोजन का 8 गो। तो अगर दोनों साइड क्या हो गया, बराबर परमाणुओं की संख्या होगी, और दोनों साइड जब बराबर परमाणु की संख्या है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। चलो अब देखते हैं धमाके से संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अब जानना ये जरूरी है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, आखिर ये संतुलित समीकरण बोला है तो क्यों बोला है, किस आधार पे है, तो इसकी कंडीशंस को समझेंगे। तो इसको संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व को जानने के लिए हमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम को जानना पड़ेगा। अब जानना यह कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, तो बुआ जी ध्यान से देखिएगा। कहता किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, देखो द्रव्यमान का मतलब वेट, उसको बोलते हैं। संरक्षण मतलब बराबर, जैसा कि तुम इसमें देखा कि एक दोनों संरक्षित है, यानी जो है वही है। तो कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब समझ रहा है ना,
कि जो है जैसे मान लिया जाए कि लोहा का 3 परमाणु है तो इधरों होना चाहिए, मान लो 3 किलो को लोहा है तो इधरों में क्या होना चाहिए, 3 किलो को होना चाहिए। तो ऐसा इस स्थिति में क्या करता है, संरक्षण यानी उसका वेट में कोई बड़ा घटाव नहीं हो रहा है ना। तो कहना है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। अर्थात देखा जाए कि किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद के कुल द्रव्यमान बराबर होता है। यानी अभिकारक में जो भी वेट लगा, इसका वेट और इसका वेट बराबर है तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। जैसा कि तुम देखा ना कि इधर 3 गो लोहा है, इधर 4 गो है, 4 दूनी 8 गो हाइड्रोजन है और 4 गो ऑक्सीजन है। तो जितना इधर है जितना इधर भी है, अगर जो ऐसा है तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसका बढ़ता घटता नहीं, ये बोल सकते हो कि ये क्या होता है, इसकी द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, जिसे क्या कहते हो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। रासायनिक समीकरण, अब देखो क्या कहता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का पालन होता है। अब बुआ जी जो तुम अभी पढ़ोगे महत्व, या फिर अभी हमने देखा कि रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण, तो संतुलित रासायनिक समीकरण यानी समीकरण को बुआ जी संतुलित करने के लिए, क्या संतुलित करने के लिए हमको किसका सहारा लेना पड़ता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करना पड़ता है। हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को जानेंगे और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण ही संतुलित समीकरण बना सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन होता है। यानी तुमसे ऑब्जेक्टिव भी ध्यान में रखना होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का या बोल सकते हो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए किस सिद्धांत का पालन करना पड़ता है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का, या किस नियम को पालन करना पड़ता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कोई समीकरण है, अब उसको मान लिया हम संतुलित करेंगे, तो संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम जानना या द्रव्यमान संरक्षण का नियम को लागू करना होता है। समझ रहा है ना, कोई दिक्कत?